अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ ट्रेंडिंग में चलने वाले एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स डिटेल में शेयर करती हूं, साथ में लेटेस्ट ड्रेस डिजाइनिंग के आइडियाज और उन एम्ब्रॉयडरी पैटर्न से बनने वाली ड्रेसेस की फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करती रहती हूं। लेकिन शॉर्ट वीडियोज में वरना लॉन्ग वीडियोज और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगी। आज का जो डिज़ाइन है वो मेरी इंस्टा फीड पर 2-3 बार आया था। ये डिज़ाइन इतना प्यारा लगा मुझे और इसकी कंप्लीट लुक इतनी रॉयल आ रही थी कि मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सपेंसिव लुक वाले डिज़ाइन की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जाए। तो बिना वक्त गवाए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं नेक एम्ब्रॉयडरी के लिए एक बहुत प्यारा सा एलिमेंट तैयार करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कोई नया कपड़ा या नया पेपर नहीं लिया है, बल्कि अपनी बेटी की कॉपी का एक वेस्ट पेपर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच और चौड़ाई मैंने 2.25 इंच के करीब रखी है। पेपर पर मेजरमेंट करने के बाद मैंने पेपर को कट कर लिया है। पेपर कट करने के बाद पहले मैंने लंबाई से पेपर को डबल फोल्ड किया और उसके बाद चौड़ाई से पेपर को डबल फोल्ड कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद उसके एक कॉर्नर से तिरछा कट कर लिया और इस तरह हमारा परफेक्ट हेक्सागन शेप बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पेस्टिंग पेपर और जो मैंने डिज़ाइन कट करके शेप रखा है ना, हेक्सागन शेप जो पेपर पर मैंने कट करके रखा, उसको मैंने ऐसे ही पेपर के ऊपर रखकर रफली मार्किंग की थी कि इसकी लंबाई चौड़ाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा जो मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको कट करके अलग कर दिया है और उसके बाद उसको 2-3 फोल्ड मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। और जो पेपर पर मैंने कटिंग की है उसको मैं फिर से पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखूँगी और अच्छी तरह से शेप को पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लूँगी, ताकि जो शेप मैंने ड्रॉ किया वो बिल्कुल परफेक्ट आए, कम या ज़्यादा ना हो। अच्छी तरह से ड्रॉ करने के बाद मैं कैंची के साथ कट करके एक्स्ट्रा जो भी पेपर है उसको निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये पेपर कटिंग मेरी हो चुकी है, तो फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं। अब इस डिज़ाइनर लुक के लिए हमें चाहिए रंग बिरंगे प्लेन फैब्रिक्स, क्योंकि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग भी करती हूँ और बचे हुए फैब्रिक को मैं कभी नहीं फेंकती, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटे छोटे टुकड़े ही आगे चलकर बड़ा मैजिक करते हैं। तो अब जो मैंने कलरफुल पट्टियाँ फैब्रिक की कट करके रखी थी ना, उसको मैं पेस्टिंग पेपर के साथ फैब्रिक पर अच्छे से सेट करके प्रेस कर लूँगी, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और इसी तरह सेम प्रोसेस रिपीट करना है। आपने जितनी भी कलर की पट्टियाँ लेनी है उतनी सारी पट्टियों पर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। और यहाँ पर ये मेरी सारी पट्टियाँ एक एक करके मैंने तैयार कर ली हैं। अगर आपके पास इतने कलरफुल फैब्रिक्स नहीं हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अपने एरिया के किसी भी टेलर शॉप पर जाइए और उसे 20-30 रुपए देकर आप ना उनसे फैब्रिक ले सकती हैं। जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक होता है उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है, बस इस डिज़ाइन के लिए हमें कलरफुल फैब्रिक्स की ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब मैंने लिया B7000 ग्लू और फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पर मैं ग्लू लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करने वाली हूँ। जब सारी साइड्स पर ग्लू लग जाए ना, तो एक एक कॉर्नर्स को पकड़कर इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करती जाएं और कॉर्नर्स पर सिर्फ एक पॉइंट के बराबर दोबारा से ग्लू लगाएं और दूसरा कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड करें। तो इस तरह से ना प्रॉपर शेप बनकर तैयार होगी। जो कॉर्नर्स है ना वो बिल्कुल शार्प बनकर तैयार होंगे और शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और जब तक आपके सारे आपने जो कट करके रखे हैं ना सारे सब कंप्लीट नहीं हो जाते, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और एकदम परफेक्ट शेप के साथ, एकदम फिनिशिंग के साथ ये पैचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर देखिए ये एक शेप बनकर तैयार हो गया और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने फैब्रिक ग्लू से करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत गंदा बनकर तैयार हुआ था, तो मैंने इसको साइड कर दिया था और सेम ग्लू के साथ मैंने सारे पैचेस को बनाकर कंप्लीट हो गए थे। और देखिए यहाँ पर ये कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये सूख चुके हैं, मैंने इनको रात भर सूखने का टाइम दिया था। ये अच्छे से फैब्रिक के साथ सेट हो गए। अब ये खुलेंगे बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि ये बहुत गंदा बना था फैब्रिक ग्लू के साथ।
ये मेन फैब्रिक है जिसकी नेक की स्टिचिंग मैंने कर ली है। साथ में मैंने शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया था और अब आती है इसके ऊपर जो मेन है मेजरमेंट करने की बारी। तो जो सेंटर से मैंने एक सीधी लाइन जिसकी लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है और दूसरी लाइन में मैंने जो स्केल की दूसरी साइड होती है ना, एक साइड पर बड़े बड़े इंचेस के निशान लगे होते हैं और दूसरी साइड पर सेंटीमीटर वाले जो छोटे निशान लगे होते हैं, उससे मैंने 4.5 इंच का गैप रखा है। पहली लाइन मैंने 9.5 इंच के करीब रखी थी और पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच का गैप मैंने 4.5 इंच रखा है। अब मैं जो दूसरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसकी लंबाई मैं 6.5 इंच रखूंगी और सेम प्रोसेस मैं इस साइड पर भी रिपीट करूंगी। 4.5 इंच का गैप चौड़ाई से छोड़ना है मुझे और 6.5 इंच की लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जो मैंने इस साइड पर राइट साइड पर किया है, उसको सेम प्रोसेस को मैं लेफ्ट साइड पर भी करूंगी। तो पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ चाक बिट्टी के साथ निशान लगा लिया था ताकि बराबर बिल्कुल प्रॉपर शेप में हमारा जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ पैटर्न वो प्रॉपर शेप में आए। तो निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से अच्छी तरह से चौक से मैं यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ कर रही हूँ। सिर्फ लाइन्स खींचनी है, बहुत ज़्यादा परेशान या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर से 4.5 इंच का गैप रखना है और फिर दोनों साइडों पर तीसरी लाइन को ड्रॉ करना है 3 इंच की। फिर से हमें इसकी लंबाई कम कर देनी है, मतलब पहले जो सेंटर वाली लाइन थी वो 9.5 इंच, दूसरी लाइन जो थी वो 6.5 इंच सॉरी, और जो तीसरी लाइन थी वो 3.5 इंच के करीब की लाइन है। तो इस तरह से ये पूरा जो बेस स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है इस वीडियो के सबसे कलरफुल पार्ट की, यानी कि इन कलरफुल पैचेस को सेट करने की। तो सबसे पहले मैं सेंटर पर एक पैच लगाकर अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। एक पैच अच्छी तरह से सेट होने के बाद दूसरा पैच लगाने से पहले, मतलब पहला पैच और जो दूसरा पैच, ये दोनों जो मैं लगाऊंगी ना, तो इन दोनों के बीच में अपनी स्केल के साथ 1 इंच का गैप रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं दूसरा कलर इसमें ऐड करूँगी। सेंटर से बिल्कुल सिधाई से लगाना है और दूसरा पैच सेट करने के बाद मैं फिर से 1 इंच का गैप दूंगी और तीसरा पैच लगाकर सेट करूंगी। 3 तरह के कलर्स का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कलर्स चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पैचेस को लगाकर अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरी लाइन पर आएंगे। तो सेम वही प्रोसेस कि 2 पैचेस के बीच में 1 इंच का गैप छोड़ना है, देन आपको दूसरा वाला पैच सेट करना है। और जो कॉर्नर्स हैं लंबाई के सीधे कॉर्नर्स, वो आपकी जो आपने लाइन स्ट्रक्चर बनाया ना, वो बिल्कुल एकदम शार्प आना चाहिए, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम तैयार बनकर तैयार होगा। अगर आड़ा तिरछा जाएगा ना तो इसकी वो लुक नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना ग्लू लगाए, बिना सिलाई लगाए पहले पैचेस को अच्छी तरह से रफली सेट कर लें। मतलब रफली सेट करने का मतलब कि पैच बिल्कुल परफेक्ट सेट होने चाहिए, लेकिन आप उस पर पहले से किसी ग्लू या स्टिचिंग का यूज़ ना करें। पहले पैच को अच्छी तरह से सेट कर लें, उसके बाद फिर किसी चीज़ को अप्लाई करें। तो यहाँ पर ना मैंने अपने नेक के ऊपर सारे पैचेस को देखे एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। अभी इसमें मैंने ना तो कोई टाका लगाया है और ना ही मैंने कोई ग्लू का यूज़ किया है, ये बिल्कुल अलग है। बस इसको सेट मैंने अच्छी तरह से कर लिया, जैसा शेप मुझे चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट शेप के साथ मैंने इसको सेट कर लिया है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इन सारे पैचेस के बीच में 1-1 इंच का गैप है और पंखे की हवा इतनी चल रही है कि ये हल्के फुल्के से पैच ना बार बार उड़े जा रहे थे। तो मैंने स्केल को रखकर फैब्रिक को दबा दिया है। अब मैं फिर से ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, वरना स्टिचिंग या जब आप इसमें फिनिशिंग के लिए डिटेलिंग करेंगी ना तब आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल हल्के से ग्लू का यूज़ करें कि आपका काम भी हो जाए और बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। तो मैं ग्लू लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लूँगी और पूरी 1 रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये फैब्रिक है थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है और ये ग्लू तो वैसे भी सूखने में टाइम लेता है। तो मैंने इसको सारा सेट करके इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया था और ये अगले दिन का वीडियो है जब मैंने सारा ये अच्छे से सूख गया था।
और मैंने अब ना इस पे स्टिचिंग करनी है। तो मैं जो जिस कलर का मैंने फैब्रिक लिया था ना, सेम कलर के मैं थ्रेड यहाँ पर मैच कर रही थी। तो सारे कलर्स मुझे अवेलेबल हो गए थे ईजिली, क्योंकि मेरे घर पर ही थे। तो यहाँ पर सारे कलर्स मैंने मैच कर लिए थे और साइड में कर दिए थे। इसके बाद मैंने अपनी मशीन उठा ली थी और अब मैं इस पे स्टिचिंग चलाने वाली हूँ। नीचे का धागा सेम रखना है, ऊपर का धागा जिस कलर के पैचेस बदलते जाएंगे आपको उस कलर का धागा चेंज करना पड़ेगा, वरना वो धागे ना अलग से दिखेंगे, वो बिल्कुल ख़राब लगेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने स्टिचिंग करके 2 से 3 पैचेस जो थे, जो मैंने रानी पिंक कलर के यूज़ किया ना, उन पर स्टिचिंग कर ली थी। तो 3 से 4 पैचेस रेडी करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो डबल मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इस पर काथा वर्क भी तो करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। अब मैं डायरेक्ट काथा स्टिच के साथ ही इन पैचेस को फैब्रिक के साथ लॉक कर दूंगी। इससे टाइम भी बचेगा और मेहनत भी, और लुक आएगा एकदम बिल्कुल बुटीक स्टाइल। तो मैं यहाँ पर आपको फिंगर्स के साथ टच करके दिखा रही थी कि बस 2-3 पैचेस ही मैंने इसमें स्टिचिंग लगाई है, बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये देखिए मैंने काथा वर्क की डिटेलिंग कुछ के साथ कर ली है, जिस पर मैंने स्टिचेस नहीं लगाए थे, और जिस पर मैंने स्टिचेस लगाए थे उसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं आपको इसमें काथा वर्क की डिटेलिंग करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से करना है। रंग बिरंगे पैचेस के ऊपर ना काथा वर्क उभर कर आया, इसलिए मैंने डार्क मैरून कलर का एंड का थ्रेड यूज किया, जो सारे कलर्स के ऊपर एकदम खिलकर और साफ साफ नजर आएगा। बस सुई में धागा डालकर पैचेस के किनारों पर छोटे छोटे और बराबर के टाके लगाते जाए। इससे हमारे पैचेस पक्के भी हो जाएंगे और एक शानदार एथनिक लुक भी मिल जाएगा, यानी मेहनत आधी और खूबसूरत दोगुनी। सारे पैचेस पर मैं काथा वर्क करके पक्का करने के बाद अपनी इस ड्रेस में बुटीक जैसी हैवी और होममेड लुक चाहती थी, इसलिए पैचेस के बीच का जो गैप है और जो ऊपर की साइड पर मैंने गैप छोड़ रखा था, उसको कवर करने के लिए भी मैं काथा वर्क की डिटेलिंग करने वाली हूँ, लेकिन बिल्कुल अलग वे में। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना देरी किए फटाफट से ये काम कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से काथा वर्क करना है, और इसी तरह से मैं अपने सारे पैचेस को कवर अप कर लूँगी। ये सारे पैचेस ना मैंने कवर अप कर लिए थे काथा वर्क की डिटेलिंग के साथ। अब इसमें बीच बीच में जो गैप रह रहा है ना, उस पर मैं लाइनें खींचने वाली हूँ। बीच में सिर्फ एक सूत का गैप देना है और 2-2 लाइन खींचनी है। ये गैप जो 1-1 इंच का गैप छोड़ा था, इस तरह से दोहरी लाइन खींचनी है। और ये जो मैंने शेप हेक्सागन वाला शेप बनाया है, इसके साइड साइड में भी बस एक सूत का गैप देकर सारा शेप प्रॉपर फिर से फैब्रिक के ऊपर उतार लेना है और इसके ऊपर काथा वर्क की डिटेलिंग करनी है। तो पहले मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो ये जो नीचे में हेक्सागन शेप है ना, उसके बिल्कुल जस्ट बगल से मैं यहाँ पर शेप ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिना स्केल के करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर स्केल का यूज़ कर लिया है और फटाफट से मैं इस पर शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा, ऐसे करने की कोशिश ना कीजिएगा वरना दिक्कत होगी। तो स्केल के साथ करेंगे बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर सबसे नीचे वाला जो कॉर्नर है, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी और यहाँ से करते हुए ना एक साइड पूरी कवर करके मैं ऊपर की साइड जाऊंगी, और ऊपर की साइड पर पहुँचने के बाद फिर मैं वापस नीचे की साइड सेम प्रोसेस को रिपीट करती हुई आ जाऊंगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिना स्किप किए वीडियो देखते जाइए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड कंप्लीट कर लिया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है और नीचे की साइड को कंप्लीट करते जाना है। काथा वर्क कंप्लीट करके अब देखिए इसकी फिनिशिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इसमें फेस्टिव चमक और वाव फैक्टर जोड़ने की, जिसके लिए मैं ये छोटे छोटे से मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ। फिनिशिंग में कोई समझौता ना हो, इसके लिए पहले पैचेस के सेंटर में मिरर्स को रखकर अच्छे से सेट कर लिया है, फिर ग्लू अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने ग्लू के साथ ही डायरेक्ट लगाना शुरू कर दिया, तो अगर ऊपर नीचे मिरर्स हुए ना, तो फिर जब आप उसको खिसकाकर दूसरी जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ग्लू अपना निशान छोड़ जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, पहले सेट करके अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सेंटर में सब सेट हो चुका है, फिर ग्लू को अप्लाई करके वापस
चुपके से उसको उसकी जगह पर सेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से फिनिशिंग बहुत कमाल की आती है। अब ये मिरर्स अच्छी तरह से सूख चुके हैं, तो चलिए इन्हें मोतियों के फूलों से सजाते हैं, जिसके लिए मैंने लिया ड्रॉप शेप का मोती, गोल्डन कलर का सीक्वेंस और सुई धागा जो सबके घर में इजीली मिल जाता है। तो अब बस इस मिरर को मैं सेंटर बनाकर इसके ऊपर और नीचे की तरफ 2 पत्तियां बनाऊंगी, फिर सामने की साइड पर 2 पत्तियां बनाऊंगी और इस तरह से 4 पत्तियों का फ्लावर बनकर तैयार होगा। और इन 4 पत्तियों के फ्लावर के बीच में जो गैप है उनमें 2-2 पत्तियां और ऐड करती जाऊंगी, तो टोटल मेरी 12 पत्तियों का फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको दोबारा से किसी शॉर्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझा सकूं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।